कोई है जो उसे अपनी पैनी नजरों से देख रहा है। फना एक्साइटेड होकर मिस्टर आहूजा से चिपक जाती है और बोली, आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। जब मेरी बर्थडे पार्टी होगी ना मिस्टर सीनियर, तो आप क्या मेरे लिए भी सिंगिंग करोगे? फना बहुत ही खुश होकर बोलती है, बच्चों की तरह। ये देखकर मिस्टर आहूजा यानी कि समर ने कहा, ओके, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ मिस राणा। समर फना को देखने लग जाता है। कितनी प्यारी और गोल मटोल है ये लड़की। कुछ वक्त बाद किसी ने फना के होठों पर जोर से बाइट कर दी। आह, मम्मा, क्या कर रहे हो आप? दुख रहा है। फना अपने होठों से खून की बूंद को टिश्यू पेपर से साफ करती है, तो दूसरे ही पल वो आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लेदर सीट पर धकेलते हुए उसके होठों को चबाने लगता है, जिससे फना को काफी दर्द होता है। वो फिर गुस्से में बोली, क्यों कर रहे हो मुझे हर्ट आप? उस आदमी ने गुस्से से फना के हाथों को पकड़कर लेदर सीट पर लगा रखा था। वो उसे धक्का देना चाहती थी। वो डर भी जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नाराजगी से बोली, अगर ऐसा ही करोगे ना, फिर चली जाऊंगी। आपसे मिलने भी नहीं आऊंगी दोबारा। मैंने यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बुलाया था कि यहाँ पर आकर आप मेरे साथ ऐसा करोगे। सर, रुक जाइए ना। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर विक्रम गुस्से से बोला, बहुत दांत निकल रहे थे तुम्हारे। बहुत खुश हो रही थी तुम। इतना ज्यादा पसंद आ गई तुम्हें उसकी सिंगिंग। मोहब्बत तो नहीं हो गई उसकी आवाज से तुम्हें? विक्रम गुस्से से फना को घूर रहा था। तब जाकर फना को समझ में आया कि विक्रम के गुस्से की वजह आखिर क्या है, क्योंकि वो जाकर समर को कॉन्ग्रेट कर रही थी और उसे इनवाइट कर रही थी। इस वजह से विक्रम को जलन हो रही है, जिससे फना विक्रम को छेड़ते हुए बोली, इसमें गलत क्या है? उनकी आवाज तो बहुत ज्यादा ही प्यारी है। खुश होने वाली ही बात थी सर, आपको खुशी नहीं हुई क्या? विक्रम ने गुस्से से फना के जबड़े को दबा दिया और फिर उसके होठों को चबाने लगा। वो उसे एग्रेसिव होकर किस कर रहा था और फना भी अब विक्रम को परेशान करने के लिए अपने पैरों को उसकी कमर पर होल्ड कर देती है। फिर बोली, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं था। किसी को कम्प्लीमेंट देना बहुत अच्छी बात होती है। सर, आपको जलन क्यों हो रही है? क्या आप बहुत बेकार सिंगर हो? आपकी आवाज भी बेसुरी है क्या? फना विक्रम को चिढ़ा रही थी। वही विक्रम गुस्से से फना को देखते हुए वापस से उसे खाना शुरू कर देता है। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर जब उसे बाइट कर रहा होता है, तो फना हंसने लग जाती है। आह सर, दुख रहा है। विक्रम ने फना के टॉप के ऊपर कर दिया था और उसके उभारों पर अपने होंठ रखकर उसे पनिश कर रहा था। बाहर तारा खड़ी हुई थी और विक्रांत दोनों ओर वो दोनों नजर रख रहे थे कि कोई यहाँ पर न आए। तारा तो डर रही थी कि उसकी कार ही मिली थी इस लड़की को रोमांस करने के लिए। वही तारा ने विक्रांत को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो लड़कियों को खास पसंद नहीं करता। तारा ने विक्रांत को देखते हुए कहा, आप यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या उनके ड्राइवर हो आप? विक्रांत गुस्से से तारा को देखता है तो तारा डर ही जाती है। विक्रांत तारा को कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो फना की दोस्त थी और इन सब चीजों में वो भी शामिल हो चुकी है। तभी विक्रांत को अचानक से निशु याद आ जाती है, क्योंकि पहली मुलाकात उसकी निशु के साथ भुलाई नहीं जा सकती। निशु आखिर कहाँ है? विक्रांत के दिमाग में निशु का ख्याल आ जाता है कि अगर वो भी यहाँ पर होती तो इसी तरीके से साथ दे रही होती है उनका। निशु कहाँ होगी? आखिर विक्रांत ने खुद से ही कहा। दूसरे ही पल विक्रांत खुद से ही सिर झटक कर बोला, मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल और एक नंबर की बदतमीज है। लड़कियों वाले एक भी गुण नहीं है उसके अंदर। विक्रांत निशु के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि कई महीनों से निशु की कोई खबर नहीं थी। निशु फना की दोस्त थी। फना तो निशु को भूल चुकी है, लेकिन वो लोग तो उससे जुड़े लोगों पर नजर रखते थे। आखिर अचानक से निशु कहाँ गायब हो गई थी? विक्रांत खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोला, मैं उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? आखिर वो मेरी लगती ही क्या है? तारा विक्रांत को देख रही थी। विक्रांत की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी और दिखने में वो बहुत घमंडी लग रहा था। ऐसा लगता है कि खास लड़कियों से उसका इंटरेक्शन नहीं है।
क्या ये आदमी गे है? कार के अंदर फना विक्रम को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। रुक जाइए सर, प्लीज, क्या हुआ है आपको? इतनी भी जलन अच्छी बात नहीं होती है। अब क्या मैं किसी को कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकती हूँ? आप मेरे प्रोफेसर हो, फना ने विक्रम को देखते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से में फना के होठों को वापस से दांत के नीचे दबा दिया। आह, सर, दुख रहा है। विक्रम गुस्से से फना के जबड़े को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करते हुए गुस्से से बोला, बहुत तारीफ करती हो तुम दूसरों की, बहुत बिगड़ गई हो मोटू। दूसरे लड़कों से तुम नजरें मिलाने लगी हो अब। विक्रम गुस्से से फना को आंखें दिखाते हुए बोलता है। फना ने नजरें चुराते हुए कहा, आप बोलना क्या चाहते हो? अब क्या मैं किसी को देख भी नहीं सकती हूँ? वो लड़का हैंडसम है, वो बात अलग है, बट मुझे उसकी सिंगिंग पसंद आई थी। सर, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। इतनी भी जलन अच्छी बात नहीं होती है। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? फना के सवाल पर विक्रम ने गुस्से से उसके मुंह को दबाते हुए उसके लिप्स को बाइट करते हुए कहा, आज के बाद किसी लड़के के आसपास दिखनी नहीं चाहिए तुम मुझे, समझी? फना विक्रम को देखने लगती है। विक्रम उसे गुस्से से घूर रहा था तो वो चुप हो जाती है। वहीं विक्रम का हाथ फना की स्कर्ट के अंदर चला जाता है। फिर फना अपना मुंह खोलकर बोली, आप बहुत अश्लील हो। विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए गुस्से से कहा, मोटू बेबी डॉल। विक्रम के मुंह से अपने लिए बेबी डॉल सुनकर फना के चेहरे पर बल छा जाता है और वो शर्माने लग जाती है। फना ने कभी नहीं सोचा था कि उसका और विक्रम का रिश्ता यहाँ तक पहुंच जाएगा। पहली ही नजर में उसे शायद मोहब्बत हो गई थी और वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। कुछ तो अलग था उन दोनों के बीच में। विक्रम का उसे डोमिनेट करना भी फना को पसंद था। जब वो उसे कंट्रोल करता था, उसे प्यार करता था, बच्चों की तरह। उसकी बाहों में वो खुद को महफूज महसूस करती थी। उसे लगता था कि इन बाहों में आने के बाद उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। विक्रम अपनी बेबी डॉल के पैरों को जैसे ही स्प्रेड करता है, फना शर्मा जाती है। हालांकि विक्रम से कुछ छुपा नहीं था। उन दोनों के बीच में ये 2 बार हो चुका है, लेकिन फना रेडी नहीं थी उस वक्त। न जाने उससे क्या हो गया था। वो बस बहक सी गई थी। लेकिन अब वो ये सब चीज सोच समझकर आगे बढ़ना चाहती है। आगे जाकर उसे सरवाइव करना पड़ सकता है। फना को किसी और सोच में देखकर विक्रम ने गुस्से से जैसे ही उसकी बॉडी को रगड़ दिया, वैसे ही फना की दर्द भरी चीख निकल गई और वो विक्रम को देखती है। तो विक्रम गुस्से में उसे अपनी गोद में खींचते हुए अपने ऊपर बैठा लेता है। फना के दोनों पैरों को अपनी कमर के आजू बाजू होल्ड कर देता है। फना शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्योंकि विक्रम की बॉडी उससे पूरी तरीके से लगी हुई थी और इस वक्त विक्रम ने उसकी स्कर्ट को भी रिमूव कर दिया था, जिससे फना उसे नजरें चुराने लग जाती है। विक्रम ने गुस्से से फना का चेहरा अपनी तरफ करते हुए गाल काटते हुए कहा, तुम्हें हुआ क्या है बेबी डॉल? मैं देख रहा हूँ, तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है मेरी बाहों में आकर? हमारा ये रिश्ता अब बहुत आगे आ चुका है। तुम पीछे नहीं ले सकती अपने कदम और खबरदार, जो किसी और के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी जिंदगी में वो आखिरी मर्द सिर्फ मैं हूँ, जो तुम्हें मोहब्बत कर सकता है, जिसे हक है कि वो तुम्हें छू सकता है, तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता है। उसके बाद कोई भी नहीं आएगा, मेरे मरने के बाद भी नहीं। अगर किसी और के बारे में सोचा तो जान ले लूंगा तुम्हारी। विक्रम फना को धमकाते हुए बोलता है। विक्रम की धमकी से फना डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विक्रम से बोली, आप ऐसे क्यों हो? क्यों मुझे डराने की कोशिश करते हो? आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। अगर मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई तो मैं उस आदमी को जान से मार दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, फिर भी मेरी बनकर ही रहना होगा, समझी तुम? मैं कोई संत या साधु नहीं हूँ, न कोई जेंटलमैन, जो तुम्हें जाने देगा इतनी आसानी से। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे और उस आदमी के, जिसके ख्यालों में तुम खोई। विक्रम की धमकी ने फना पर कुछ ऐसा असर किया था कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है विक्रम का ये रूप देखकर। विक्रम गुस्से में फना के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला,
तुम सिर्फ मेरी हो। सुनाई दिया तुम्हें, सिर्फ मेरी हो तुम। किसी और की तरफ तुम देखती हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे देखो, तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मेरी औरत किसी और मर्द को देखकर मुस्कुराए और उसकी तारीफ करे, उसके म्यूजिक में ऐसे खो जाए जैसे कि उसे मोहब्बत हो गई हो उस शख्स से। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आखिरी वार्निंग है तुम्हें। उसके बाद वरना वहीं पर जाओगी जहां पर पहले थी, मेरी कैद में। फना डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए विक्रम से बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो मैं कभी नहीं जाऊंगी मिस्टर आहूजा के करीब। वो मेरे सीनियर है, उनके रिस्पेक्ट करती हूं मैं। कब कहा कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ? आप कुछ भी बोल रहे हो प्रोफेसर। विक्रम ने गुस्से से फना के होठों को वापस से अपने मुंह में भर लिया और उसे रूडली करीबन 10 मिनट तक किस किया। वो विक्रम को खुद से दूर भी नहीं करती। वो चाहती थी कि विक्रम शांत हो जाए। वो भी विक्रम को किस करने लगती है। कुछ वक्त बाद विक्रम का गुस्सा शांत हो जाता है। विक्रम फना के होठों को खींचता है, तब फना दर्द से चीखती है। वो विक्रम को नाराजगी से देखती है। जैसे बोल रही हो, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है, छोड़िए मुझे। विक्रम फना को जोर से हग कर लेता है। उसके बाद उसकी टॉप के अंदर अपना सिर डालते हुए उसमें मुंह छुपा लेता है। इससे फना टमाटर की तरह लाल हो जाती है। उसे नहीं मालूम था कि सर इतने रोमांटिक है। विक्रम फना को बाइट करता है, जिससे फना गुस्से में बोली, अब बार बार मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अब आप, अभी तक आपकी जलन कम नहीं हुई क्या? बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो। फना विक्रम के बालों में हाथ फेरते हुए बोलती है तो विक्रम उसके टॉप से अपना सिर निकालता है और फिर उसे पटकते हुए उसके पैरों को ऊपर करता है और फिर बोला, तुम अभी नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है। फना देख सकती थी कि विक्रम की आंखों में उसे लेकर डिजायर है। विक्रम उसके साथ जो करना चाहता है वो समझकर फना शर्मा ही जाती है। वो विक्रम को देखते हुए बोली, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करिए, अभी कुछ दिन पहले ही तो हुआ था। विक्रम ने फना की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, तुम ड्रग हो मेरे लिए, और तुम्हारा एडिक्शन मुझे ऐसा हो चुका है कि आई वॉना इनसाइड, यू नो। विक्रम के शब्दों को सुनकर फना भी मदहोश होने लग जाती है, क्योंकि विक्रम जिस तरीके से उसे टच कर रहा था और विक्रम की फ्रेग्रेंस में फना भी पागल सी हो जाती है। विक्रम फना की शर्ट को रिमूव कर देता है, तो फना विक्रम को देखते हुए बोली, बस करिए ना, रुक जाइए, मेरी फैमिली वेट कर रही होगी। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो उनको शक हो जाएगा। तारा को भी लेट हो रहा है, अब हटिए सर। फना विक्रम को खुद से दूर करते हुए बोलती है, तो विक्रम उससे दूर होता है, तो फना हंसने लग जाती है, क्योंकि विक्रम इस वक्त बहुत ही प्यारा लग रहा था। वो उसकी गाल पर किस कर देती है और फिर उसकी एडम एप्पल पर चूमते हुए बोली, थोड़ा सब्र करिए, मिलेगा आपको सब कुछ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो शुरुआत हुई है ना, इतना बेसब्र होना सही नहीं। बाहर वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और क्या यहाँ हम रोमांस करेंगे? विक्रम गुस्से से फना को और कसकर पकड़ लेता है। उसको देखते हुए उसके अंदर मूवमेंट करता है, जिससे फना का मुंह खुल जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां टाइट हो जाती हैं और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लग जाती हैं। वो विक्रम की शर्ट को पकड़कर खींचते हुए उसकी गर्दन पर नाखून मारने लगती है। आह! सर, स्टॉप, स्टॉप! विक्रम फना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है कि उसकी बेबी डॉल भी ये चाहती है। लेकिन फिर वो क्यों खुद को कंट्रोल कर रही है? अगर फना पहले वाली होती तो वो अभी तक उसके ऊपर चढ़ चुकी होती है और खुद से ही शुरू हो जाती। विक्रम अपनी मोटू बेबी डॉल को एक्साइट कर रहा था इस वक्त। फना विक्रम के चेहरे पर अपने हाथ रखते हुए बोली, बस करिए सर, और उसके बाद वो विक्रम के हाथ को दूर कर देती है। विक्रम उसके होठों को रब करता है, तो फना अपनी कांपती हुई पलकों को हल्के से झटकाकर विक्रम को मदहोश होकर देखती है। फिर उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए उसे जोर से हग कर लेती है, क्योंकि वो भी तड़प रही थी विक्रम को पाने के लिए। उसे नहीं मालूम कि ये बेकरारी कैसी है, लेकिन वो उसकी बाहों में टूट कर बिखरना चाहती है।
विक्रम फना की कमर को सहलाता है और अपनी बेबी डॉल को अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। कितनी प्यारी है उसकी मोटू, इतनी क्यूट हो गई है अब। फना को देखते ही विक्रम को उस पर प्यार आने लग जाता है। उसकी डबल चीन पर किस करता है, जिससे फना मुस्कुरा देती है। उसे ये सब कुछ अच्छा लगता था। विक्रम का उसको बच्चों की तरह प्यार करना, उसे लाड़ प्यार से दुलारना, इसलिए तो फना उससे मिलने आती है। विक्रम ने फना के कान खींचते हुए कहा, तुम सबके सामने मुझे आंख मारती हो और मुझे छेड़ती हो, ऐसी गंदी बच्ची बनोगी तुम। विक्रम फना को पलट देता है और उसके बाद उसकी स्कर्ट ऊपर करके उसक बम पर स्पैंक करता है। आह सर, दोबारा करोगी ऐसा तुम? फना विक्रम को पलट कर देखती है और फिर वो गुस्से में उसे देखते हुए बोली, हाँ, मैं करूंगी, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। सर, ये देखकर मुझे अच्छा लगता है। फना पलटती है और विक्रम की गोद में बैठ जाती है और फिर बोली, आप मॉन्स्टर हो। छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए आपको शर्म नहीं आती। मुझे हर्ट होता है। विक्रम फना के चेहरे को देखते हुए खुद से बोला, हर्ट तो तुम मुझे कर रही हो, मुझसे दूरियां बनाकर। अब विक्रम नहीं रह सकता फना के बिना। उसे अपनी मोटू पहले की तरह चाहिए, अपनी बाहों में। फना का ये अनजान चेहरा उसे नहीं पसंद। जब वो उससे अजनबियों की तरह व्यवहार करती है तो विक्रम को तकलीफ देता है। विक्रम अपनी मोटू को बच्चों की तरह प्यार करते हुए बोला, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। विक्रम फना के माथे को चूम लेता है। वही तारा बाहर मायूस हो रही थी। घंटा से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं निकल रही है? अगर लेट हो गए ना तो सबको शक हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ बर्बाद भी। खुद तो मरेगी और मुझे भी मरवाएगी। सोचकर तारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मैं इसे कॉल करूं? लेकिन कहीं ये दोनों अंदर कुछ कर रहे होंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तारा अपने बोलने में लगी हुई थी। वही फना विक्रम के सिर पर सिर रखकर उसे बातें करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे पता चलता है कि विक्रम को बात करना ही नहीं आता है। वो बस हाँ और हूं में जवाब दे रहा था, जिससे फना इरिटेट हो जाती है। उसके बाद वो गुस्से से सिर उठाकर विक्रम को देखते हुए बोली, आप मुझ पर तो कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। क्या आपकी शादी हो रखी है? ये सुनकर विक्रम ने फना के कान को खींचते हुए कहा, स्टूपिड गर्ल, अगर शादी हो गई होती तो तुम्हारे पास क्या कर रहा होता मैं? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे पास, नालायक लड़की भोंदू? फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से से विक्रम की चेस्ट पर मुक्का मारते हुए बोली, आप बस हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो, मुझे मोटू मोटू बोलते रहते हो। अगर इतनी ज्यादा बेकार लगती हूँ तो फिर क्यों बुलाते हो मुझे और मिल जाती हूँ तो उसके बाद प्यार करने लग जाते हो। अभी भी जाने नहीं दे रहे हो। कब से बोल रहे हो कि मैं 2 मिनट रुक जाऊं और बात भी नहीं कर रहे हो। ना जाने आपको क्या मिल रहा है। फना की नाराजगी को देखकर विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे अपने पास खींचा और फिर उसके मोटे मोटे गालों पर किस करते हुए बस उसकी आंखों में देखने लग जाता है। फना भी विक्रम की आंखों में खो जाती है और खुद से ही बोली, ये सर किसी दिन मेरा कत्ल कर देंगे। इतनी कातिल निगाहें हैं उनकी, ऐसे देख रहे हैं जैसे निगल जाएंगे। विक्रम फना को जाने नहीं देना चाहता था। उसकी मोटू इतने दिनों से उससे दूर है। विक्रम ही जानता है कि कैसे वो उसके बिना रह रहा है। जब भी फना उससे दूर जाने की बात कर रही थी, विक्रम उसे और कसकर अपनी बाहों में भर रहा था। फा फना विक्रम की आंखों में देखते हुए समझ जाती है कि विक्रम को क्या चाहिए। इसलिए बस यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि अगर थोड़ी देर और वो यहाँ पर अगर रुक गई तो विक्रम उसके साथ सब कुछ कर लेगा। वो उसे रोक भी नहीं पाएगी। वैसे भी वो दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे आ चुके हैं। फना विक्रम से धीरे से बोली, सर, बस करिए ना, अब मुझे जाना होगा। आप कब से मुझे जाने नहीं दे रहे हो, छोड़िए ना। फना विक्रम के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, सर, छोड़िए ना, अब। वो जानती है कि विक्रम नहीं चाहता कि वो जाए, लेकिन फना का जाना जरूरी है। अगर वो घर लेट पहुंचेगी तो फिर सबको शक हो जाएगा। अभी वो बस अपने रिश्ते को सबके सामने नहीं लाना चाहती।
जब तक वो कुछ बन नहीं जाती, और उसे ये सब कुछ अब जल्दी करना होगा। उसके पास कुछ साल ही बचे हैं, वरना वो विक्रम को खो देगी। अगर ये खबर उसके पापा और दादू तक पहुंच गई, तो वो लोग विक्रम को जान से मार देंगे। फना विक्रम की आंखों में देखकर उसके फोरहेड पर किस कर लेती है और उसके बाद उसे झटके से दूर हो जाती है। इससे पहले कि विक्रम उसे दोबारा पकड़ता, फना कार से कूदकर उतर जाती है। विक्रम गुस्से में उसे घूरने लग जाता है। फना तारा के पास भाग कर आती है। तारा फना को हाँफते हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसकी नजर जाती है फना के सूजे हुए होठों पर, उसके गालों पर, जिससे वो समझ जाती है कि अंदर इतनी देर से क्या हो रहा था। अस्त व्यस्त फना के कपड़े भी बता रहे थे कि वो दोनों कुछ अश्लील कर रहे थे। तारा फना को घूर कर देखती है क्योंकि उसके बाल बिखर गए थे, उसकी लिपस्टिक खराब हो गई थी, और तो और उसकी गर्दन पर लव बाइट का निशान भी दिखाई दे रहा था। तारा अपना सर फोड़ लेती है। इस लड़की को खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं है? वो जानती है कि फना की आदत ही कुछ ऐसी है कि वो अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आगे जाकर ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है, और तो और ना ही वो प्रोटेक्शन यूज करती है। तारा फना को लेकर घर वापस जा रही थी और वो फना को समझा रही थी कि उसे किन चीजों का ध्यान रखना होगा जब वो दोनों फिजिकल होंगे। तारा की बातें फना जब ध्यान से सुनती है तो वो टुकुर टुकुर उसे देखते हुए बोली, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। तारा, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ है, और तुझे पता नहीं है, इतनी जल्दी तो वो हटते भी नहीं है। तारा ने फना को देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों फिजिकल नहीं हुए हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें अभी थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। इतनी भी बेताबी ठीक नहीं है, तुम दोनों के लिए ही। और तो और मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि तेरी लाइफ खराब हो सकती है। फना, तुझे वापस अमेरिका भेज देंगे अगर तू गलती से भी पकड़ी गई तो। हमें ध्यान रखना होगा, तुम दोनों रोज रोज नहीं मिल सकते हो, फोन पर बात नहीं कर सकते हो। हम फोन पर बातें नहीं करते हैं, और आज मैं उनसे 5 दिन बाद मिली हूँ। हम ध्यान रख रहे हैं इन सब चीजों का। तारा, तू फिक्र मत कर। मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मैं अब सक्सेस होना चाहती हूँ ताकि मैं खुद की पसंद के लाइफ पार्टनर से शादी कर सकूं। मैं अपनी फैमिली को माधव सर के लिए मना सकूं। तू उन्हें लेकर सीरियस है क्या? तारा ने फना से पूछा, तो फना ने तारा को गुस्से से देखते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन कि मैं उन्हें लेकर सीरियस हूँ? मैं उनसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये फीलिंग क्या है, लेकिन मैं उससे एडिक्ट हो चुकी हूँ। उनकी फ्रेग्रेंस में मैं खो जाती हूँ। तुझे पता है, जब पहली बार उन्हें देखा था, कुछ हो गया था मुझे। शायद ये ही लव एट फर्स्ट साइड है। ये कुछ और है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ही तड़प रही हूँ उनके लिए। फना इमोशनल हो जाती है और तारा को देखती है। तारा फना की आंखों में आंसू देखकर बोली, डोंट ही क्राई फना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम दोनों का बाउंड देखो, इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाना, तेरा कंफर्टेबल होना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी याददाश्त जाने से पहले तुम माधव सर के साथ थी, या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ है जो मैं भी फील करती हूँ। फना ने तारा से कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरी याददाश्त जाने से पहले मेरी जिंदगी में क्या हुआ था। लेकिन सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी फील होता है कि माधव सर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो मुझे पहले से ही जानते हैं। तुझे पता है, वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मुझे उनका वो प्यार करना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब वो मेरी केयर करते हैं और मुझे बच्चों की तरह समझाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल चुका है और कुछ भी नहीं चाहिए। जब मुझे अपनी मजबूत बाहों में भरते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मेरा उनसे दूर जाने का दिल नहीं करता है। तारा ने फना को छेड़ते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से पहले से ही मोहब्बत करते थे, और माधव सर यहाँ पर तेरे लिए आए हैं। एक लवर अपनी प्रेमिका के लिए टीचर बनकर कॉलेज में आ गया, उसका प्रोफेसर बनकर। ये कितना रोमांटिक है। तारा ने फना के मजे लेते हुए कहा, और फना ने तारा को डांटते हुए कहा,
ऐसा थोड़ी होता है यार, तू कुछ भी बोल रही है, हम ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फना अपने बाल ठीक कर रही थी और वो वापस अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। उसे पेन हो रहा था। तारा ने फना को छेड़ते हुए कहा, तेरे होंठ कितने ज्यादा सूज गए हैं। सब साफ साफ पता चल रहा है कि तूने क्या किया है। क्यों ना तू आज मेरे घर पर चल और वहां पर तू रुक जाना। कोई बहाना बना देंगे हम तेरी फैमिली से। फना ने तारा से कहा, वेरी गुड आइडिया डार्लिंग। तारा अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। वो फना को लेकर घर पहुंचती है। उसके बाद वो लोग सीधा अपने रूम में जाते हैं। मिस्टर मेयर को भी पता चल गया था कि आज फना राणा उनके घर पर आई है, इसलिए उन्होंने घर पर डिनर की वैरायटी बनाई थी। आगे जाकर उनकी बेटी की दोस्ती उन्हें काफी फायदा दे सकती है और राणा के साथ उनके रिलेशनशिप भी ठीक कर सकती है। वही मयंक को जब खबर मिलती है कि फना घर आई है, तब उससे मिलने के लिए तारा के कमरे में आता है। तो वो देखता है कि वो शॉवर लेने के लिए गई हुई है और तारा बेड पर बैठी हुई फना के कपड़े निकाल रही है। फना आज उसके ही कपड़े पहनने वाली थी। जब फना नहाकर आती है और मयंक की नजर जैसे ही फना की बॉडी पर जाती है, जो टॉवल से लिपटी हुई थी, फना उसको देखकर डर ही जाती है और मयंक सॉरी बोलते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और शर्माने लग जाता है, क्योंकि फना ने ऐसा रिएक्शन दे दिया जैसे कि ना जाने उसने क्या ही देख लिया। फना भी शर्म से लाल हो जाती है और उसके बाद वो तारा को देखते हुए बोली, उन्होंने कुछ देखा तो नहीं होगा ना? तारा जोर जोर से हंस रही थी फना के ऊपर, क्योंकि फना इतनी जोर से चीखी थी कि उसका भाई डर कर भाग गया था। डोंटी वरी, उसने कुछ भी नहीं देखा है। तू जल्दी से चेंज कर ले, इससे पहले कि कोई और तुझसे मिलने के लिए आए। मुझे लगता है कि दादी, मम्मा, पापा सब कोई आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। फना जल्दी से अपने कपड़े बदल लेती है। उसके बाद वो अपने दादू पापा को वीडियो कॉल कर उन्हें बताती है कि आज वो तारा के घर पर रुकना चाहती है। ये सुनकर वो फना को मना कर देते हैं, तो फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका रोने जैसा मुंह देखकर दोनों ही पिघल जाते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र तो अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। इसलिए वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोलता है, हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बोल रहे हैं। तुम्हारा अकेले बाहर रहना सही नहीं है। तुम जानती हो ना कि पहले भी वहां पर तुम पर खतरा आ गया था। हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है मेयर पर। वो तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। ये सुनकर मेयर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो इस कमरे में मौजूद था अपनी बीवी के साथ। अब वो कैसे गजेंद्र की नाराजगी को दूर करे, वरना अगली बार वो मेयर नहीं बन पाएगा। उसे कुछ तो करना होगा। फना अपने दादू को मनाते हुए बोली, प्लीज दादू, मान जाइए ना। हमने तुम्हें मना कर दिया ना कि तुम वहां नहीं रहोगी। हम कार भेज रहे हैं, तुम आ जाओ। फना नाराज हो जाती है और वो गुस्से से बोली, ओके, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही करिए। मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी है। हर वक्त बस मुझे कंट्रोल करते रहते हो, मुझ पर नजर रखते हो। मेरे पीछे आप लोगों ने आदमी तक लगा रखे हैं। आप लोगों ने मुझे समझ कर क्या रखा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पंछी हूँ जिसे कैद कर लिया गया है पिंजरे में। आप लोग मुझे बिल्कुल भी आजादी नहीं देते हो। अब क्या मैं अपनी दोस्त के घर पर रुक भी नहीं सकती हूँ? फना को गुस्से में देखकर धर्मेंद्र ने उसे समझाते हुए कहा, हम तुम्हारे लिए ही कह रहे हैं बेटा, वहां पर तुम्हारा रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम चाहो तो अपनी दोस्त को लेकर यहाँ पर आ जाओ। वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकती है। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर उसके रहने का इंतजाम भी करवा देते हैं, लेकिन प्लीज आप वहां पर नहीं रुकेंगी। फना गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो फोन कट कर देती है। वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है और वहीं पर तारा फना को समझाती है, फना इट्स ओके, क्यों ना मैं चलूं तेरे घर पर, तुझे अकेला महसूस हो रहा है तो? पापा, क्या मैं कुछ दिन फना के घर पर रह सकती हूँ? तारा ने अपने पापा से पूछा। फना को थोड़ी देर में कार लेने आती है और फना गुस्से में कार में बैठती है और फिर वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर फना किसी से बात नहीं करती और वो अपने दादू और पापा से तो बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। वो कमरे में खुद को लॉक कर लेती है और गुस्से में जाती है वॉशरूम में और खड़ी होकर वहां पर रोना शुरू कर देती है। एक तारा ही तो है उसके पास जो उसे समझती है, और कोई भी यहाँ पर उसे अपना नहीं समझता है। फना शॉवर के नीचे खड़ी हुई थी।
और वो विक्रम को कॉल कर उससे बात करना चाहती थी, उससे शिकायत करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है। फना कमरे में थी और उससे मिलने के लिए गजेंद्र आते हैं, पर फना उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। पर वो अपने दादू की रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए वो रूम का दरवाजा खोल देती है और उसके दादू उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो फना गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, अब क्या करने आए हो दादू आप? आ तो गई हूं ना मैं, जिंदा भी हूं, मरी नहीं हूं अभी। फना की नाराजगी को देखकर गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी पोती नाराज हो गई है, इसलिए हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या चाहती है आप, बताइए हमें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे मना ही कर दोगे। कहीं मैं मर गई तो हर वक्त पापा और आप मुझ पर नजर रखते हो। ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई कैदी हूं जो यहाँ से भाग जाऊंगी। गजेंद्र ने फना को समझाते हुए कहा, ये सब कुछ हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तुम अभी अभी अमेरिका से लौट कर आई हो और हम नहीं चाहते हैं कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। धीरे धीरे जब तुम्हें रहना आ जाएगा और तुम बोलना सीख जाओगी, उसके बाद हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लेकिन अभी के लिए तुम्हें समझना होगा इन सब चीज़ों के बारे में। फना, हम तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम आगे जाकर हमारी संपत्ति को चलाओ, क्योंकि तुम हमें लायक लगती हो। बस इस वजह से हम तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। ये सुनकर फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादू, अभी मैं कितनी छोटी हूँ, आपकी उम्मीदों पर खड़ी होना चाहती हूँ मैं। आपके बिजनेस को संभालना इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, पर मैं कोशिश कर रही हूँ ना। कम से कम अभी तो मेरा बचपन मुझसे मत छीनो और मुझे समझने की कोशिश करिए। गजेंद्र फना के सर पर हाथ रख देते हैं। फना अपने दादू से बाद में बात ही नहीं करती है। उसके बाद वो जाकर बेड पर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद धर्मेंद्र आते हैं और वो भी फना को समझाते हैं। फना गुस्से से अपने पापा से बात ही नहीं करती है। धर्मेंद्र उससे बात करने की बहुत कोशिश करते हैं। फना मुंह फुलाकर बेड पर लेटकर सो जाती है, या और वो डिनर भी नहीं करती है। इधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद वो कार लेकर एक प्राइवेट विला के बेसमेंट में जाते हैं। वो पीछे घूमकर देखते हैं कि कोई उनके पीछे आ तो नहीं रहा। उसके बाद वो बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि एक अस्पताल बसा हुआ है, और उस हॉस्पिटल बेड पर एक औरत लेटी हुई थी, जिसकी आंखें बंद थीं। धर्मेंद्र उसके हाथ को पकड़कर बोले, हमारी बेटी हमसे नाराज हो गई है। तुम्हें पता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है। कैसे मनाएं हम उसे, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। काश तुम ठीक होती तो हम दोनों मिलकर उसे मनाते। उसे माँ की जरूरत है, हमें दिखाई देता है उसकी आंखों में। वो प्यार के लिए तरस रही है, पर हम उसे वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं। धर्मेंद्र इमोशनल हो जाते हैं। धर्मेंद्र ने उस औरत का हाथ कस कर पकड़ा हुआ था और उसे देखते ही वो इमोशनल हो जाते हैं। तुम्हें देखकर ही टूट जाता हूं मैं। कब मुझे माफ करोगी तुम? तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है। इतनी नफरत क्यों है तुम्हारे दिल में मेरे लिए? एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझसे बात क्यों नहीं करती हो तुम? हमारी बेटी भी है, बड़ी हो चुकी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैंने उसे ढूंढ लिया और आज वो मेरे पास है। तुम्हारे जैसे दिखती है बिल्कुल। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ जिंदा है, तब वो कैसा रिएक्ट करेगी, मैं ये नहीं जानता। लेकिन तुम्हें होश में देखकर मैं जरूर खुशी से मर जाऊंगा। यही मेरी आखिरी डिजायर है। मुझे मालूम है कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के लिए तो होश में आ जाओ। वो तुम्हारे पास है, मेरी बेटी को तुमने मुझसे छुपा दिया और क्या सोचा कि मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा। लेकिन एक खून दूसरे खून से मिल ही जाता है। कैसे नहीं ढूंढता है उसे? हमारी मोहब्बत की निशानी जो है वो। यकीन मानो या ना मानो, लेकिन हमने तो आपको दिल से चाहा था। लेकिन आप तो ऐसे नाराज हो गई हमसे कि इतने साल हो गए लेकिन बात तक नहीं की। आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं हम। धर्मेंद्र की आंखें नम हो जाती है। कुछ गलतियां कभी नहीं मिटाई जा सकती और अतीत को भी भुलाया नहीं जा सकता। धर्मेंद्र ने उस औरत को देखते हुए कहा, बिल्कुल आपकी जैसी आंखें हैं उसकी, आपकी जैसी ही खूबसूरत और मासूम। खुद से भी चीज सारी समझ नहीं आती है। वो भी साजिशों से दूर एक भोली भाली सी है।
आपको पता है, कभी-कभी तो उसे देखकर बिल्कुल ही आपकी याद आ जाती है। हम तड़प जाते हैं, हम बता नहीं सकते हैं कि हम कितना मिस कर रहे हैं। वो बिल्कुल आप जैसी है, चुलबुली सी, लेकिन आपकी बेटी में शायद हमारे भी गुण आ गए हैं। इसलिए वो थोड़ी-सी डरती भी है, क्योंकि आप तो कितनी खतरनाक थी, हम ये जानते हैं। इस वजह से ही तो आप पर दिल आ गया था हमारा, और आज तक आपसे डरते हैं हम। फना अपने कमरे में बैठी हुई गुस्से में होमवर्क कर रही थी, क्योंकि वो अपना ध्यान भटकना चाहती थी। कोई भी उसे प्यार नहीं करता है, किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। सबको बस मुझे कंट्रोल करना है। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके आर्डर फॉलो करूं। मैं क्यों किसी के आर्डर फॉलो करूं? क्या मैं कोई इंसान नहीं हूं? मुझे ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे कि मैं कोई कैदी हूं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर मुझे ड्राइविंग आती ना, तो फिर मैं कार लेकर कहीं दूर चली जाती। कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाता। फना गुस्से से मुंह फुला लेती है। फना गुस्से में अपने टेडी बियर को उठाती है और उसे 2-4 मुक्के मारने के बाद उसे हग कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो फना अंगड़ाई लेती है और उसके बाद वो उठकर बाथरूम में जाती है। कॉलेज के लिए तैयार होने के बाद वो किसी से भी नहीं मिलती है और गुस्सा होकर बिना ब्रेकफास्ट किए ही चली जाती है। उसने किसी से भी बात नहीं की थी, क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था। जब वो कॉलेज पहुंचती है तो वहां पर तारा उसका वेट कर रही थी। तारा भी आज जल्दी आ गई थी, क्योंकि उसे फना की फिक्र हो रही थी। फना ने उसके एक भी मैसेज को नहीं देखा था। वो समझ गई थी कि जरूर फना दिल से दुखी है। फना के पास तारा आती है तो फना उसे देखते हुए बोली, तू इतनी जल्दी क्यों आ गई आज? अभी लेक्चरर्स लगने में 1 घंटा पड़ा हुआ है। इस पर तारा ने जवाब देते हुए कहा, तू भी तो आज जल्दी आ गई है, कोई वजह है क्या? हाँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ वहां पर। किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। फना गुस्से से बोलती है तो तारा ने हंसते हुए कहा, तूने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्या? चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, साफ पता चल रहा है। तभी फना ने रोने जैसा मुंह बनाकर कहा, मैंने कल रात डिनर भी नहीं किया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। ये सुनकर तारा को हंसी आ जाती है और उसने फना से कहा, क्यों ना हम तेरे लॉकर में देखें? वहां पर जरूर लंच बॉक्स और वहां ब्लैक रोज रखा होगा। तारा की बात मानकर फना अपने लॉकर में जाकर देखती है तो वहां पर पहले से ही लंच बॉक्स रखा हुआ था और एक छोटी सी पर्ची भी रखी हुई थी, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि यू लुकिंग सो क्यूट। ये पढ़कर फना मुस्कुरा देती है। वो इस गेम को जारी रखना चाहती थी। जब वो